स्टार्ट हो गया इधर। चेक कर लेना एक बार। आप सभी को नमस्कार और सभी को गुड इवनिंग। और इस आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अभ्युदय क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो और आप सभी को ढेर सारी दिल के गहराइयों से सभी का अभिनंदन और स्वागत। और आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी डेप्थ में हम लोगों ने समझा मुगल काल को, और आज उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास आज हम लोग मुगल काल का करेंगे। और सभी लोग आप लोग आ जाओ और चैट को न देखकर और सीरियसली जो है जो लेक्चर है उसको नोट करना, आप उसको फॉलो करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपस में बातें नहीं करना है, समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज का जो टॉपिक हम लोगों का है, आज हम लोग सिस्टम को लेके चलते हैं, यानी कि मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था और जो भू राजस्व व्यवस्था है मुगल काल की, उसको लेते हुए चित्रकला, वास्तुकला और एक तरह से भाषा साहित्य का वर्णन करेंगे आज हम लोग। तो आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं मनसबदारी व्यवस्था। तो पहला जो टॉपिक हमारा है बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने इसको एक नाम दिया है मनसबदारी व्यवस्था, यानी कि मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था में अगर मनसब को समझा जाए, यानी कि मनसबदारी व्यवस्था क्या है, इसको समझने से पहले हमें मनसब को समझना पड़ेगा। और इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या कोई ये नवीन पद्धति है, क्या ये मुगल कालीन भारत की देन है? नहीं, यह पद्धति पहले से ही चली आ रही है। और अगर इसके बिल्कुल जनक के रूप में देखा जाए, इसके आदि प्रणेता के रूप में देखा जाए, तो वो एक खलीफा थे अब्बा सईद, यानी कि अब्बा सईद के द्वारा यह व्यवस्था पहली बार जो है उन्हीं की देन है। और लेकिन इसको व्यवहार में लाने का श्रेय चंगेज़ खां और तैमूर को दिया जाता है। यानी कि अब्बा सईद की व्यवस्था है और अब्बा सईद की व्यवस्था है और इसे जो है अब्बा सईद की व्यवस्था है और इसे व्यवहार में लाने का श्रेय चंगेज़ खां को दिया जाता है। यानी कि मंगोल नेता हैं चंगेज़ खां और तैमूर के द्वारा इसको लागू किया गया, जिसमें चंगेज़ खां को देखोगे आप कि चंगेज़ खां के समय में जो सबसे न्यूनतम पद होता था 10 होता था और अधिकतम पद जो होता था 10,000 का होता था, जिसको हम लोग तुमन कहते थे। और इसी तुमन का जो सेनापति होता था उसे हम लोग खान कहते थे। ये हमारे यहाँ भी व्यवस्था ये लागू थी। और आप देखोगे हमारे यहाँ जो व्यवस्था लागू थी उसको जो है, यानी कि एक तरह से ये जो डेसिमल सिस्टम है, 10 के मल्टीपल में जो सिस्टम ये जा रहा है, यानी कि सबसे छोटा पद जो है वो 10 सैनिक रखेगा। यानी कि सबसे छोटा मनसबदार जो है वो 10 सैनिक का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे आप देखोगे दशमलव पद्धति, तो कहीं ना कहीं ये दशमलव पद्धति जो है पैदल सेना में, पदाति सेना में जो है ये मौर्य काल में भी दिखाई देगा। और ये दशमलव की जो श्रृंखला है ये तो आप देखोगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता से चली आ रही। लेकिन अगर इसका प्रैक्टिकल रूप देखना है तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आप देखोगे, क्योंकि जब बार बार मंगोल आक्रमण हो रहे थे तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में कुछ मंगोल जो है वो आके यहाँ बस जाते हैं और सेना में उनका सिस्टम लागू हो जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस सिस्टम को पूरा फॉलो किया जाता सेना में। यानी कि जो एक तरह से दशमलव सिस्टम है,
यानी कि 10 के मल्टीपल में आप देखो इस तरह से जो है सेना में उसका समावेश कर दिया जाता है। तो कहते हैं कि पूरी अगर मंगोल पैटर्न पे आर्मी अगर सजी देखा जाए तो वो मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी थी। जैसे आप वहाँ देखे जो है उसको एक तरह से जो जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि सिस्टम क्या था, यानी कि 10 के मल्टीपल में अगर सिस्टम देखा जाए तो वहाँ भी एक सिस्टम था। जैसे सरखेल होता था, फिर सिपह सालार होता था, फिर अमीर होता था, फिर मलिक होता था, फिर खान होता था, फिर सुल्तान होता था, यानी कि वो भी 10 के मल्टीपल में है। तो सिपह सालार, अमीर, मलिक, खान, सुल्तान, यानी कि अगर इस सिस्टम का पूरा अवलोकन किया जाए तो ये कहीं ना कहीं पहले से ये सिस्टम चला आ रहा है। जैसे सरखेल होता था, अब ये 10 सैनिक रखता था, और फिर इसके ऊपर जो है सिपह सालार होता था, सिपह सालार होता था, और फिर इसके ऊपर अमीर होता था, फिर मलिक होता था, फिर खान होता था, फिर सुल्तान होता था। यानी कि इसी को अगर मंगोल के डेसिमल सिस्टम में देखा जाए तो ये दह होता था, ये सदा होता था, शादी यानी कि शदा यानी कि 100 का मल्टीपल, और ये हजारा होता था, और ये तुमन होता था, और ये खान होता था, और ये सुल्तान होता था। यानी कि मंगोल नेता अपने सैनिकों को खान कहा करता था, यानी कि तुमन 10,000 सेना का प्रतिनिधित्व करता था एक खान। यानी कि दह देखा जाए तो 10 है, सदा देखा जाए तो 100 है, हजारा 1000 है, तुमन 10,000 है, और 1 लाख है खान। और एक खान के नीचे 1 लाख आर्मी, इसका मतलब 10 खान अंडर 1 सुल्तान। तो यानी कि एक सुल्तान जो होता था वो 10 खान यानी कि 10 लाख की सेना रखता था। तो ये कोई नवीन सिस्टम नहीं है, बस एक जो है इसमें जो अकबर ने एक नवीनता लाया, जो जहांगीर ने एक नवीनता लाया, जो शाहजहां ने एक नवीनता लाया, उसे हमें समझना, मुगल काल के सिस्टम को समझना है। ऐसा नहीं है कि यह व्यवस्था पहले से नहीं थी, पहले से चली आ रही थी। तो आप देखो कि इसी तरह की व्यवस्था जो सरखेल, सिपह सालार, अमीर, मलिक, खान और सुल्तान, जैसे आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता वो अमीर और मलिक तो बना लेकिन खान और सुल्तान नहीं बन सका। अब ये व्यवस्था अगर हम लोग देखें तो इस व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी मुगल काल में? जागीरदारी व्यवस्था तो चल ही रही थी वज़हदार के रूप में, आप देखोगे बाबर और हुमायूं के समय में। लेकिन जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसके अंतर्गत जो सैनिक होते थे, या सवार की संख्या, या घुड़सवार की संख्या, या सैन्य दायित्व, इस तरह से ये क्लियर नहीं था, यानी कि इनकी संख्या निश्चित नहीं थी। तो इनको एक निश्चित दायित्व देने के लिए, सैन्य क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए, प्रशासनिक प्रतिबद्धता लाने के लिए इस व्यवस्था की आवश्यकता हुई। इसलिए अकबर ने सैन्य प्रतिबद्धता को लाने के लिए, जबकि जब तक सेना नहीं मजबूत होगी तब तक साम्राज्य का विस्तार संभव नहीं हो सकता है। और अकबर एक साम्राज्यवादी शासक, आप देखे होंगे कि पूरे साम्राज्य का विस्तार करके 12 सूबों को 15 सूबों में बदल दिया, यानी कि बहुत बड़ा भूभाग। तो उसके लिए आवश्यकता भी हुई कि कैसे पूरे साम्राज्य को मेंटेन किया जाए, उसके लिए आर्थिक सत्ता की आवश्यकता हुई, और आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो सेना मजबूत होगी। यानी कि अकबर के समय में ये सोच एक आई, और अकबर के समय में आप देखोगे तो 11वें वर्ष ही मनसबदारी व्यवस्था शुरू हो जाती है। लेकिन उसमें जो जातो सवार का पद है, यानी कि मनसब का मतलब क्या है? अगर मनसब का मतलब देखा जाए तो ये पदाधिकारियों का एक समूह है, यानी कि पद है। इट वॉज अ रैंक, ये वहदा है, पद है, एक डिजिग्नेशन है। जैसे कहते हैं ना कि सीओ सिटी है, फिर दरोगा, और एक तरह से एडिशनल एसपी है, एसपी है, फिर एक तरह से कह लीजिए कलेक्टर है, फिर डिप्टी कलेक्टर। ऐसे अगर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर को देखा जाए तो एक पद सोपानिक व्यवस्था में कहाँ है कौन? यानी कि मनसब का मतलब टोटल एक ओहदे से लेना, रैंक से लेना। और मनसब यानी कि सारे जितने भी, जैसे आप देखोगे 3 कैटेगरी थी। एक तो सामंत थे जो इन्होंने विजित किया क्षेत्रों को, जैसे राजपूताना के बहुत से क्षेत्रों को इन्होंने विजित किया।
तो उनको एक तरह से कहा जाए कि सामंत के रूप में रखा गया, यानी कि वो अपने आंतरिक प्रशासन में स्वतंत्र थे, लेकिन उनका जो है बाह्य रूप से यानी करद राज्य के रूप में। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो एक सामंत है, एक नौकरशाह है, और एक तरह से कह लीजिए कि जो है एक सैन्य वर्ग है। यानी कि एक सामंत वर्ग है, नौकरशाह है और सैन्य वर्ग है। यानी कि सैन्य असैन्य दोनों क्षेत्रों में इसे लागू किया जाएगा। कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है, यानी कि सैन्य और असैन्य दोनों क्षेत्रों में इसे लागू किया जाएगा। और दूसरी चीज कि इसको कभी भी आप ध्यान रखना, ये वंशानुगत नहीं थी, और सबसे बड़ी बात है कि यह हस्तांतरणीय थी, यानी कि इसका ट्रांसफरेबल था और हेरिडिटरी नहीं थी, यानी कि वंशानुगत नहीं थी। तो ये दो चीजों को ध्यान रखना। 3 से यानी कि तीसरे और चौथे वर्ष ट्रांसफर होता था, और ये कोई हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था, जैसे आपने देखा कि वो नायंकर व्यवस्था और बाद में उपतन का कारण बनी, क्योंकि वो उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं दोष आ गया इतना। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हस्तांतरणीय थी, यानी कि एक जगह स्थिर नहीं थी और वंशानुगत नहीं थी। अब इसमें अकबर की एक नई सोच आती है कि अकबर इसमें जात और सवार का पद शुरू करता है, यानी कि 1575 के आसपास आप देखोगे और 1595 के आसपास, और 1573 में गुजरात विजय के बाद आप देखो दागो मोहाली दाग विभाग की स्थापना अकबर कर देता, और इसमें घोड़े को दागना और सैनिकों की हुलिया रखना, चेहरा उनका मेंटेन रखना, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में है दागो मोहाली पद्धति, जो शेरशाह सूरी ने भी अप्लाई किया। तो अकबर को भी बड़ा बेहद, अकबर पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज रोए रोए से निकलता था, तो अकबर भी इतिहास से बहुत सीखता था। तो आप देखो ना, दागो मोहाली व्यवस्था आई कि हमारे सैनिक बदल न जाएं और हमारे घोड़े बदल न जाएं। आप देखोगे आगे चलकर कि प्रत्येक घोड़े पर मनसबदार का भी दाग होता था और शाही दाग भी होता था, यानी कि ब्रांडिंग सिस्टम को लाना, नॉमेनक्लेचर को लाना। यानी कि पहली जो सिस्टम शुरू हुआ जात परंपरा, यानी कि जात सिस्टम शुरू हुआ मनसब में, और इस जात से क्या पता चलता था, उसके रैंक का पता चलता था, उसका स्थान निर्धारित होता था। यानी कि इससे अगर देखा जाए तो इसका पद निर्धारित होता था, इसका स्थान निर्धारित होता था, और इसका वेतन भी निर्धारित होता था। यानी कि किसी भी मनसबदार का पदसोपानिक व्यवस्था में क्या डिजिग्नेशन है, क्या उसका रैंक है, क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसको वेतन मिलेगा, ये निर्धारित होता था किससे, जात पद से। और उसका सैन्य दायित्व क्या होता था, उसे सवार कितने रखने पड़ते थे, यानी कि उसे घुड़सवार कितने रखने पड़ते थे। यानी कि सैन्य दायित्व, सैन्य और असैन्य, यानी कि दायित्व क्या होते थे, इसके दायित्व क्या होते थे, और सवार की संख्या क्या थी। यानी कि सवार की संख्या, यानी कि घुड़सवार घोड़े की संख्या क्या थी, यानी कि उसकी जिम्मेदारियां क्या थी, उसके लायबिलिटीज क्या थे। ये जो है सवार पद से पता चलेगा। यानी कि जातो सवार, जब बाद में आप देखोगे कि 1595 के बाद इसको क्या बोला जाने लगा, जातो सवार पद। अब सवाल उठा कि जात डिजिग्नेशन क्लियर हो गई, सवार क्लियर हो गया, तो अब इसको कैसे हम लोग बांटें। यानी कि श्रेणी एक बनाई गई कि इस तरह से अगर देखा जाए जातो सवार की एक श्रेणी बनाई गई, जैसे प्रथम श्रेणी का मनसबदार, जैसे द्वितीय श्रेणी का मनसबदार, जैसे तृतीय श्रेणी का मनसबदार। अब ये बनाया गया, एक रैंक बनाया गया कि 10 से लेकर जो 500 तक है, ये प्रथम श्रेणी का यानी कि मनसबदार एक तरह से। अब इसको देखा जाए कि 10 से 500 का है तो ये मनसबदार कहलाता था।
पहले तो हम लोग ये देखें कि मनसबदार कौन है। यानी कि मनसबदार होता था, यानी कि 3 प्रकार के इनके कैटेगरी होते थे। एक को हम लोग कहते थे क्या, मनसबदार। ये पद सोपानिक व्यवस्था में बहुत छोटा पद होता था, जिसको हम लोग कहते थे मनसबदार। और मनसबदार के बाद आप देखोगे कि एक शब्द जो है दिल्ली सल्तनत में भी बहुत प्रचलित था, एक शब्द आता था अमीर। अमीर होता था और इसी का प्लूरल है उमरा। और एक होता था अमीर ए आज़म, अमीर ए आज़म। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये 3 कैटेगरी की गई। वैसे आप देखोगे कि मनसब की जो श्रेणियां होती थी, अगर पूरे मुगल प्रशासन में देखा जाए, मुगल शासन काल में देखा जाए, तो 66 श्रेणियों की बात करता है। लेकिन अबुल फजल अपने आईने अकबरी में 33 श्रेणियों की बात करता है। यानी कि अगर टोटल देखा जाए कितनी श्रेणियां थी, तो 66 श्रेणियां थी जात की। और अगर आईने अकबरी को देखा जाए, अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने श्रेणियों की बात किया, तो 33 श्रेणियां। यानी कि जैसे जात की श्रेणियों का विभाजन कर दिया गया, तो आप देखोगे स्पष्ट रूप से 33 श्रेणियां। और उसको भी अबुल फजल ने, यानी कि अल्लाह के नाम के आधार पर 1 + 30 + 30 + 5, यानी कि 66 श्रेणियों का पूरा उल्लेख आता है। लेकिन अगर वास्तव में आईने अकबरी के अनुसार देखा जाए, अबुल फजल ने कितने श्रेणियों का उल्लेख किया, तो 33 श्रेणियों का उल्लेख किया। उसमें आप देखो कि जो मनसबदार, जो सबसे छोटा मनसबदार होता था। अब जैसे आप दिल्ली सल्तनत में देखोगे तो अमीर वर्ग, अमीर वर्ग का मतलब क्या है, जो प्रशासनिक वर्ग होता था, उसको एक नाम दिया गया। जब वो प्लूरल में आता था तो उसको कहते थे क्या, उमरा वर्ग। उसी का प्लूरल है, उमरा वर्ग में शामिल हो गया। जैसे आप देखो कि क्वेश्चन आता कभी कभी IAS में, PCS में, कि राजपूतों को उमरा वर्ग में किसने शामिल किया, तो अकबर ने शामिल किया। मराठों को उमरा वर्ग में किसने शामिल किया, अफगानियों को उमरा वर्ग में किसने शामिल किया, तो जहांगीर ने शामिल किया। ये बार बार क्वेश्चन आता। तो उमरा वर्ग यानी कि ये भी एक कैटेगरी, मनसबदार की कैटेगरी। यानी कि सभी मनसबदार होते थे। सभी जागीरदार मनसबदार नहीं कहलाते थे, लेकिन सभी मनसबदार, जिसको जागीर मिल रही है वो जागीरदार कहलाएगा। इनको नगद में भी मिलता था और जागीर के रूप में भी वेतन की भरपाई होती थी, जागीर के रूप में भी वेतन इनको मिलता था। तो एक चीज दिमाग में रखना है कि जो सबसे छोटा मनसब है, इसका जो ओहदा होता था वो 10 से लेकर 500 तक होता था। और 500 से लेकर अगर देखा जाए तो 2500 तक होता था अमीर। और 2500 से ऊपर अगर आप देखोगे, यानी कि 2500 से ऊपर और 10,000 तक, जो कि अकबर के समय में आप देखो तो 5, यानी कि 10 से लेकर 10,000 तक अकबर के समय में था मनसब। लेकिन 5,000 के बाद आप देखोगे तो बड़े जो रईसजादे होते थे, जो शहंशाह होते थे, जो शहंजादे होते थे, जो प्रिंस वगैरह होते थे, उनको दिया जाता था बड़ा मनसब। नहीं तो मनसबदारी व्यवस्था आप देखो तो 10 से लेकर और 5,000 के बीच में सिमट जाएगी। जैसे 7,000 मनसब, मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह को 7,000 मनसब मिली। बाद में आप देखो कि अकबर ने सलीम को, अकबर ने जहांगीर को 12,000 मनसब दिया। शाहजहां ने जो है, एक तरह से जहांगीर ने खुर्रम को 30,000 मनसब दिया। जब वो अहमदनगर की संधि हुई तो पहले 15,000 का मनसब दिया, फिर 30,000 का मनसब दिया। और वहीं खुर्रम ने, शाहजहां ने दारा सिकोह को 60,000 का मनसब दिया। यानी कि 60,000 का मनसब दे दिया जाता था। अब सोचो आप, लाइबिलिटी कितना। अगर उस हिसाब से जात को देखा जाए, सवार की लाइबिलिटी, तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो जाती थी। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि पहली जो कैटेगरी है वो मनसबदार कहलाता था, जो सबसे छोटा होता था पदसोपानिक व्यवस्था। और दूसरा जो है अमीर कहलाता था, और तीसरा आप देखो अमीर आज़म होता था। जैसे आप मौर्य काल में देखते थे कि जो हाई अफसर्स होते थे उनको एक नाम दिया गया तीर्थ। जो हाई अफसर्स होते थे, जो मंत्रिणय के सदस्य होते थे, जो समाहर्ता होता था, जो सन्निधाता होता था,
उसको तीर्थ के नाम से जाना जाता था। तो उसी तरह से यहाँ भी ये इकाई आ रही कि मनसबदारी सिस्टम में पहले जात पद आता है, फिर सवार पद आता है। तो जातो सवार के नाम से संबोधित किया जाता है। अब देखो मनसबदार की जो श्रेणियां हैं, ऐसे तो श्रेणियां आप देखोगे 66 हैं, 33 हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया। जैसे फर्स्ट ग्रेड, जैसे आप देखोगे कि गस्टेड रैंक का जो अफसर है, फर्स्ट ग्रेड का अफसर, सेकंड ग्रेड का अफसर, थर्ड ग्रेड का अफसर, ये कैसे पहचानोगे आप? क्योंकि सवार का पद कभी भी जात के पद से ज्यादा नहीं हो सकता था, क्योंकि जात के हिसाब से ही उसको लायबिलिटीज मिलती थी। तो ये चीज दिमाग में हमेशा रखना है कि ऊपर है तो जात, नीचे है तो सवार, यानी कि जातो सवार। तो आप देखो, अगर इस व्यवस्था में ये देखा जाए कि अगर 5000 मनसबदारी है तो इसमें 5000 और 5000, यानी कि अगर जात और सवार, जब जात और सवार दोनों की संख्या इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसको हम लोग कहते थे प्रथम श्रेणी का मनसबदार। और जिसको आप देखोगे बड़ा हाई वेतन मिलता था उस जमाने में। अगर आप देखो तो आप देखो कि इसको जो है एक तरह से कह लीजिए कि आप अकबर के समय में अगर देखो तो बहुत वेतन मिलता था, 30-30 हजार वेतन, यानी कि जातो सवार के रूप में। अब 5000 अगर व्यवस्था में है और 5000, तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रेड का है। और जब सवार की संख्या आधा या आधे से ज्यादा हो, ऐसे को हम लोग सेकेंड ग्रेड का अफसर बोलेंगे। और जब सवार की संख्या आधे से कम हो जात से, तो ऐसे को हम लोग थर्ड ग्रेड का अफसर बोलेंगे। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि इसको अगर देखा जाए तो ये 5000 मनसबदार में 3000 सवार रख रहा है, 5000 मनसबदार। और इसको देखा जाए तो 5000 मनसबदार में 2000 का सवार है। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि आप इस तरह से देखोगे तो जात और सवार का पद इस तरह से क्लियर हो जाएगा एकदम कि 5000 मनसबदारी में अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड को रखना है, जिसे 30,000 रुपए आप सोचो वेतन मिल रहा, तो बहुत हाई फाई वेतन होता था। यानी कि 30,000 और फिर 28,000, फिर 29,000, फिर 28,000, इस तरह से वेतन मिलता था। और रख रखाव का अलग से मिलता था, यानी कि प्रति सवार जो मिल रहा वो तो अलग से मिल रहा, यानी कि उसका जितनी सैन्य लायबिलिटी है उसका तो अलग से वेतन। तो ये एक खूबसूरत व्यवस्था। इससे क्या है कि सैनिकों में एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता आई, क्योंकि आप देखो सैनिकों के, यानी कि इसका नेचर क्या होता था कि मनसबदारी व्यवस्था का नेचर यानी कि ट्रांसफरेबल होता था। और मनसबदार का ट्रांसफरेबल होता था, जिससे वो कभी भी आप देखोगे उसकी योग्यता में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती थी। और अगर वो योग्य है तो नीचे से ऊपर की ओर जा सकता था। जैसे अबुल फजल से आप देखो बड़ा मनसब था मान सिंह का। तो एक तरह से अगर दिमाग में ये रखा जाए कि योग्यता को मायने रखा गया है, यानी कि प्रमोशन कोई भी उन्नति करते हुए ए ग्रेड में जा सकता है। जैसे आपने देखा कि मिर्ज़ा अजीज कोका और मान सिंह और शाहू और इस तरह से आप देखो जय सिंह, बहुत से ऐसे मिलेंगे मनसबदार जो कि जरूरी नहीं है कि सैन्य सेवा में हो, अन्य सेवाओं में भी मनसबदार होते थे। यानी कि बिना मनसब के उनके पद सोपानिक व्यवस्था का रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता। अब ये चीज़ आप देखोगे कि इस क्षेत्र में जो बदलाव लाया, यानी कि जो अकबर के समय के बाद आप देखोगे जो जहांगीर के समय में जो थोड़ा बदलाव आता है उसको भी समझना जरूर। जहांगीर के समय में आप देखोगे तो इस व्यवस्था में थोड़ा बदलाव आता है। और जहांगीर जो है 1615 के आसपास इसमें एक परंपरा शुरू करता है जिसको हम लोग कहते हैं दो अस्पा कहते हैं, और फिर सिंह अस्पा कहते हैं, सिंह अस्पा। और एक आप देखोगे एक अस्पा माने घोड़े। अब आप देखोगे दो अस्पा का मतलब क्या है? यानी कि दो अस्पा का मतलब है कि सवार प्लस 2 घोड़े,
यानी कि एक सवार 2 घोड़े के साथ है तो 2 अस्पा है। और ये माना जाता था कि पहले से ये व्यवस्था लागू थी, जैसे उसको 10-20 व्यवस्था कहते थे अकबर के ज़माने में, कि 1:2, यानी कि प्रत्येक 10 सवार को 20 घोड़े रखना ही रखना पड़ता था, वो अनिवार्य होता था। उसको 10-20 प्रणाली कहते थे या 10-20 प्रणाली कहते थे। यानी कि प्रत्येक 10 सवार को 20 घोड़े रखना, यानी कि 1:2 का अनुपात आता था, उसकी जिम्मेदारी होती थी उसको। यानी कि नियुक्ति तो बादशाह, हाईली सेंट्रलाइज्ड है चूंकि, तो नियुक्ति तो बादशाह कर दिया। उसके बाद अपने वेतन में से फिर वो जो है अपने हिसाब से फिर अपने नीचे जो है मनसबदारों की नियुक्ति करता था। यानी कि मनसबदार एक बार नियुक्त हो गया तो पूरा देख रेख फिर सब लाइबिलिटीज उसी के जिम्मे होती थी। तो ये आप देखो कि सवार अगर 2 घोड़े के साथ है तो 2 अस्पा प्रणाली है, और सवार अगर 3 घोड़े के साथ है, 3 घोड़े के साथ है तो सिंह अस्पा प्रणाली। और सवार अगर 1 घोड़े के साथ है, यानी कि एक तरह से कह लो कि आप जो है इसको घुड़सवार कह लो, 1 घोड़े के साथ है। अब इसलिए रखा जाता था अतिरिक्त घोड़ा कि कभी कभी आप देखो लंबे सफर पर जाने समय एक घोड़ा बेकार हो गया, दूसरे की सवारी कर लेगा। यानी कि ट्रेंड, यानी कि सैन्य व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए इसमें क्वालिटेटिव विकास किया गया, और इस व्यवस्था से बहुत ही बड़ा एक परिवर्तन आया। और इन्होंने ये भी कहा था कि सवार का पद, यानी कि सवार की जो संख्या है उसको बदले बिना उसके लायबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो जहांगीर के समय में आप देखोगे 2 परिवर्तन आएगा, एक तो ये आएगा, और दूसरा जहांगीर क्या कहते हैं कि जातो सवार में सवार की संख्या को बदले बिना जितनी लायबिलिटीज है उसकी हम संख्या, यानी कि घुड़सवारों, यानी कि घोड़े की संख्या को हम अतिरिक्त बढ़ा सकते हैं, उसकी संख्या को बदले बिना। लेकिन किसी भी कंडीशन में आप देखो कि सवार का पद जात से ऊंचा नहीं हो सकता। सवार का जो सैन्य दायित्व है कभी भी जात से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जात से ही उसका रैंक निर्धारित होगा, जात से ही उसका वेतन निर्धारित होगा, और जात से ही उसकी पोजीशन निर्धारित होगी। तो ये चीज़ याद रखना, 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली शुरू किया जो है जहांगीर ने। और फिर उसके बाद आप देखोगे कि बड़ा एक बदलाव आया, बड़ा एक कह लीजिए कि जो शाहजहां के समय में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और शाहजहां जो है मंथली पे स्केल लागू कर देता है। यानी कि जमा दामी और जमा हासिल में एक बहुत बड़ा आप देखोगे गैप मिलेगा। 2 सिस्टम को समझना जरूरी है। आप देखो एक सिसमाहा जागीर और एक जो है सिमाही जागीर, ये बनाया जाता था कि यानी कि जिस जागीर से अगर आप देखो कि अनुमानित 2 तरह की आय होती थी, एक तो जमा दामी कहते थे हम लोग, और एक जमा हासिल होता था। यानी कि एक होता था अनुमानित आय होता था, और एक होता था वास्तविक आय, जो मिलने वाली आय। तो अगर अनुमानित आय से 50% अगर वसूली, यानी कि 50% अगर प्राप्ति हो रही है, तो ऐसे जागीर को हम लोग एक नाम दे देते थे सिसमाहा जागीर, यानी कि 1/2। यानी कि अगर जमा दामी का 1/2 भी हासिल हो जा रहा है, जो गेस बेस्ड है, जो अनुमानित आय, तो 1/2 यानी कि 50% अगर हासिल हो जा रहा, तो दैट जागीर वॉज नोन एज सिसमाहा जागीर। और अगर 1/4 हासिल हो जा रहा है, तो उसको शाहजहां ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर ये 25% भी यहाँ जो है राजस्व आ जा रहा है, अनुमानित राजस्व का, अगर जमा का हासिल इतना % भी आ जा रहा, तो उस जागीर को इतना % यानी कि जिम्मेदारी दिया जाएगा। उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा कि वो सिमाही जागीर है, और उसी हिसाब से उसके लायबिलिटीज को निर्धारित किया जाएगा। और दूसरी चीज इन्होंने क्या किया कि माहाना वेतन शुरू कर दिया। और बार बार क्वेश्चन आता IAS में कि मंथली पे स्केल किसने शुरू किया,
या महासिलाना वेतन किसने शुरू किया? तो आप देखो ये 12 महीने का वेतन नहीं देते थे। अगर किसी को सैन्य लाइबिलिटी मिली है और अपने लाइबिलिटी को पूरा नहीं किया तो आप पूरा वेतन नहीं पाओगे। फिर इन्होंने क्या बनाया इसमें 10 माह, 8 माह, 6 माह, 4 माह ऐसे वेतन मिलता था। यानी कि जैसा उसका सैन्य दायित्व, अगर वो पूरा सैन्य दायित्व पूरा कर रहा है तो मिनिमम उसमें रखते थे, मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 8 माह ऐसे वेतन रखते थे और इससे अधिक नहीं देते थे। तो ये जो परिवर्तन आया, जमादामी और जमा हासिल का बहुत बड़ा एक अंतर आता था। तो आप देखोगे कि यहाँ जो व्यवस्था है वो बड़ी बखूबी ढंग से, बड़े सबसे सुंदर ढंग से अगर ये व्यवस्था कहीं संचालित हुई, जब मोस्ट प्रोग्रेसिव मनसबदारी व्यवस्था, तो वो शाहजहां के समय में देखने को मिलती है। और इसके बाद आप देखोगे अकबर, यानी कि जो है शाहजहां के बाद आप देखोगे औरंगजेब के समय में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और औरंगजेब के समय में आप देखोगे तो एक तरह से मनसबदारों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। अगर एक तरह से देखा जाए तो 22% मनसबदार जो है, 22% हिंदू मनसबदार अकबर के समय में, और 12 से 13% जहांगीर के समय में, 24% रहते हैं जो है शाहजहां के समय में, और 33% हिंदू जमींदार हो जाते हैं यानी कि औरंगजेब के समय में। तो सबसे ज़्यादा अगर हिंदू मनसबदारों की संख्या देखा जाए तो औरंगजेब के समय में। लेकिन होता क्या था कि अगर लैंड नहीं बढ़ रहा है तो जागीर के रूप में आप वेतन कैसे दोगे? यानी कि जागीर के रूप में अब जरूरी तो नहीं है कि जो जागीर पा रहा सब मनसबदार ही होंगे। बहुत से लोग आप देखो कि मदते मास जागीर है जिसको मनसबदार नहीं कहा जाता था, तो हर जागीर तो मनसबदार नहीं होगा। जागीर के रूप में आप वेतन दे रहे हो, यानी कि कैश के न देकर जागीर के रूप में दे रहे हो, जितनी उसकी लाइबिलिटी उतना बड़ा भूखंड उसको दे रहे हो, और वो अपने वेतन को काट कर और जो फवाजिल है उसे वो राजकोष में जमा कर रहा। तो इसका मतलब ये व्यवस्था आके एकदम बिल्कुल चरमरा जाती है। कहाँ? औरंगजेब के समय में, क्योंकि जागीरों की संख्या तो कम होने लगी। आप देखो बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिनको इन्होंने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। बाद में आप देखो खालसा भूमि से जागीर उठा के देने लगे लोग मनसबदार को वेतन के लिए। तो एक बहुत बड़ा जागीरदारी संकट आया, और ये संकट आया तो आप देखोगे यहाँ जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग निम्न स्पा कहते हैं। निम्न स्पा का मतलब क्या है कि स्थिति बहुत खराब हो गई, यानी कि घोड़ा जो है, घोड़े आप देखोगे सवार जो है, सवार की संख्या बढ़ गई, यानी सवार 2 हो गया और घोड़ा 1 हो गया, यानी कि इसको निम्न स्पा कहते हैं। सिस्टम फेल हो गया। सवार 2 हैं, हॉर्समैन 2 हैं, और हॉर्स पता चला कि जो है 1 ही है। ऐसे समय में और बहुत से आप देखोगे बहुत से जागीरदार, बहुत से मनसबदार बिना जागीर के हो गए। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? बेजागिरी सिस्टम। और औरंगजेब के समय में आप देखोगे एक जागीर शुरू होती है मशरुत मनसब, यानी कि मशरुत मनसब का कंसेप्ट औरंगजेब के समय में आता है। और ये भी क्वेश्चन आता है, मशरुत मनसब का मतलब होता है कंडीशनल मनसब, यानी कि जैसे कहीं अभियान पर जाना है तो वो जो है उसके संख्या को बढ़ा दिए, यानी कि जात से भी ज़्यादा सवार की संख्या बढ़ सकती थी, लेकिन वो कंडीशनल था फॉर द पर्टिकुलर पर्पज। और जब वो पर्पज पूरा हो गया तो फिर उसको जो है उसी स्लैब में डाल दिया जाता था। क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कभी भी सवार की संख्या जो है जात की संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन कंडीशनल जागीर, कंडीशनल मनसब में जो औरंगजेब ने शुरू किया था मशरुत मनसब, वो कहीं सैन्य अभियान पर जा रहा है तो उसको मशरुत मनसब के अंतर्गत अगर है तो सवार जो है जात से ज़्यादा हो सकता है, अन्यथा किसी भी कंडीशन में सवार जात से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये आप बाद में देखोगे, क्योंकि सारी लाइबिलिटी मनसबदार की थी तो मनसबदार बाद में अपने हिसाब से मनमानी करने लगा। और आप देखो कि प्रत्येक मनसबदार को अपनी सेना लेकर और वहाँ आना पड़ता था, या नौकरशाह है तो अपने को वहाँ प्रस्तुत करना पड़ता था दरबार में, तब उसे वेतन मिलता था, या जागीर के रूप में है तो उसका फवाजिल जमा करना पड़ता था।
तो बाद में जब ये दायित्व घटने लगा और लोग अपनी मनमानी करने लगे, अपने हिसाब से नियुक्ति करने लगे, तब देखो आप इस व्यवस्था में एक तरह से दोष आ जाता है और वंशानुगत लक्षण जो है बाद में देखने को मिलता है। तो ये व्यवस्था धीरे धीरे आप देखोगे चरमरा जाएगी, यानी कि जागीरदारों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और जागीरों की संख्या घटने लगेगी, जिसके कारण ये जागीरदारी संकट जो है मुगल वंश के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है। सतीश चंद्र महोदय ने लिखा है कि दिस वॉज द मोस्ट फैटल, दिस वॉज द इंस्टीट्यूशनल फेल्योर ऑफ मुगल डायनेस्टी। यानी कि अगर ये देखा जाए तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है मुगल डायनेस्टी के पतन का। तो ये व्यवस्था हम लोगों को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन आता है और कथन कारण में भी इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि भूराजस्व की जो प्रणालियाँ, यानी कि भूराजस्व की प्रणालियों में आप देखोगे तो बहुत ढेर सारी प्रणालियाँ हैं, जिसमें एक जाप्ती व्यवस्था थी, एक जाप्ती व्यवस्था थी और एक जो है नस्क और कंकूत व्यवस्था थी, कंकूत व्यवस्था थी और एक जो है बटाई पद्धति थी, बटाई और एक मुक्ताई पद्धति मिश्रित थी। बटाई देखोगे आप तो जिसको हम लोग भावोली पद्धति भी कहते हैं, भावोली पद्धति या मॉडली पद्धति भी कहते हैं, और इसी को हम लोग बटाई सिस्टम कहते हैं, जिसमें आप देखोगे तो खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, यानी कि 3 प्रकार की बटाई होती थी। और खेत बटाई में क्या है कि खड़ी फसल, जब खेत में खड़ी फसल की बटाई हो जाए तो खड़ी फसल की बटाई, और जब कटी फसल होती थी कटी फसल की बटाई, यानी कि फसल कटने के बाद जो बोझाबंदी आप करते थे उसकी बटाई, और जब खलियान में ले आए और भूसे में अनाज को भूसे से अलग करके तो उसको रास बटाई, इसको बहुत बेहतर माना जाता था, जिसको आप गल्ला बटाई का के नाम से जानते हैं। तो ये जो बटाई सिस्टम है ये भी बहुत बेहतरीन सिस्टम था। और ये बटाई सिस्टम आप देखोगे तो ये जो है आपका काबुल, कंधार और सिंध का जो इलाका था उस तरफ ये व्यवस्था फेमस थी। यानी कि काबुल, कंधार, सिंध का जो इलाका था, काबुल, कंधार और सिंध वाला जो इलाका था उसमें यही सिस्टम चलता था। और ये जो है अनुमान आधारित सिस्टम होता था, जिसको कह लीजिए कि ये जो है कच्छ काठियावाड़, जैसे गुजरात है, बंगाल है और काठियावाड़ है या कश्मीर है, काठियावाड़ है, कश्मीर है, ये जो व्यवस्था यहाँ होती थी इसको हम लोग नस्क और कंकूत व्यवस्था कहते थे, जो अनुमान आधारित होती थी। और एक व्यवस्था होती थी जाप्ती प्रणाली, जिसको हम लोग सबसे बेहतरीन व्यवस्था कहते थे, क्योंकि मौके पर मुआयना करके, जैसे रई व्यवस्था थी, बीघा को आधार बनाकर इसको बनाया गया, और जैसे बिस्वा को आधार बनाकर अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत व्यवस्था शुरू किया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान जो भूमि की पैमाइश करके लगान का निर्धारण कर रहा, क्योंकि इसमें तो भाई लगान घाटा भी हो सकता है, क्योंकि आप दिल्ली में बैठ के और बदायूं के रकबा को जो है अनुमान लगा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो सिस्टम है, जिसको आईने 10 साला सिस्टम बाद में चल के कहा गया, टोडरमल का सिस्टम, यानी कि आप देखोगे कि जाप्ती व्यवस्था जो है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित होगी। यानी कि इलाहाबाद है, मालवा है, जितने सूबे हैं, मैक्सिमम सूबों में जो है सबसे ज़्यादा प्रचलन में अगर कोई व्यवस्था आई तो वो जो है जाप्ती व्यवस्था। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए इसको हम लोगों को याद करना है। और आप देखोगे 1570 के आसपास जो है टोडरमल का सिस्टम शुरू हो जाता है, जो इनके वित्त मंत्री हुआ करते थे। और 1580 में आप देखोगे ख्वाजा मंसूर, जो शाह मंसूर करके हैं, उनको इनका सहायक बना दिया जाता है, और आईने 10 साला सिस्टम 1580 से शुरू हो जाता है। लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट कब से चलता है? 1570 से शुरू हो जाता है। और हर वर्ष वो पैमाइश करके और रबी और जो है खरीफ की फसल को अलग अलग निर्धारित करते हैं, अलग अलग देखते हैं
कि इस वर्ष कितनी उपज रही, 71 में कितनी रही, 72 में कितनी रही, 73 में कितनी रही, 74 में कितनी रही। 10 साल का उन्होंने एक रिकॉर्ड तैयार किया और इस विगत 10 साल के आधार पर 80 के दशक में उन्होंने उसका जो है एक तरह से निर्धारित किया। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक आईने 10 साला सिस्टम, यानी कि 10 साला सिस्टम, 10 साल में इसको जो है निर्धारित किया जा रहा। तो आज के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था आ जाए तो वो सबसे जो प्रचलित व्यवस्था थी वो जाप्ती व्यवस्था थी। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है कि बटाई सिस्टम भागों में लागू था, जाप्ती व्यवस्था सबसे ज़्यादा भागों में लागू थी, और गेस और अनुमान पद्धति पर देखा जाए तो ये व्यवस्था जो है गुजरात और बंगाल के कुछ हिस्सों में लागू थी, गुजरात, बंगाल और काठियावाड़ के क्षेत्र में लागू थी। इसके बाद आप देखोगे जो भूमि का प्रकार है, अकबर के समय में आप देखोगे तो एक भूमि होती थी पोलज, एक पोलज भूमि होती थी, और एक होती थी परती, और एक होती थी चाचर, और एक होती थी बंजर। 4 कैटेगरीज किया गया। और आप देखोगे कि 2 प्रकार से, यानी कि अकबर का स्लैब आप देखोगे तो पर्टिकुलर लैंड रेवेन्यू का 1/3, यानी कि टोटल प्रोडक्शन का 1/3 लिया जाता था। और जैसा जो हो, मतलब स्लैब जैसा हो, अगर रियायती दर से लागू करना है तो रियायती दर से, अगर फर्टिलिटी वाला है तो उस दर से। तो आप देखोगे कि ये जो हिस्सा यहाँ सामान्य दर से पोलज और परती में होता था, लेकिन यहाँ तो रियायती दर से, क्योंकि जब फसल ही नहीं होगी तो क्या आप भू राजस्व निर्धारित करोगे। लेकिन शाहजहां और औरंगजेब के समय में आप देखोगे तो 1/2 भी मिलेगा। जैसे आप अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखो आप, तो वहाँ स्लैब 1/2 का भी मिलता है, और ऐसे प्राय देखो तो आप 1/3 का मिलता है। तो 1/3 भू राजस्व की दर होती थी। अब पोलज देखो आप, प्रति वर्ष उपज देने वाली भूमि को क्या कहते थे? पोलज, यानी कि हर वर्ष उसमें खेती हो रही है, रबी और खरीफ की खेती हो रही है, हर वर्ष 2 फसल वो लैंड दे रही है, तो प्रति वर्ष उपज देने वाली भूमि क्या कहलाएगी? पोलज। और वहीं आप देखो परती, लैंड को फर्टिलिटी गेन करने के लिए, लैंड को जो फर्टिलिटी गेन किया जाता था कि उसमें उर्वरा आ जाए, लेगुमिनस फसलों को बोया जाता था जिसमें नाइट्रेट होता था, जो एक तरह से कह लीजिए कि उसको कहते थे कि वो एक तरह से कह लीजिए लेगुमिनस होती थी, जैसे अरहर वगैरह की फसल होती थी। तो उसमें उर्वरता को प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष के लिए उसको छोड़ दिया जाता था परती, फिर नेक्स्ट ईयर खेती किया जाता था, तो वो उर्वरता गेन हो जाती थी। तो इस तरह से दूसरी वाली जो भूमि है, यानी कि 1 वर्ष छोड़कर खेती करना। लेकिन आप देखो चाचर नाम से ही लग रहा, 3-4 वर्ष अगर प्लॉट को आपने छोड़ दिया, खेत को आपने छोड़ दिया, यानी कि बिन बोया खेत है 3 से 4 वर्ष तक, तो दैट लैंड वाज नोन एज चाचर और छाछर। और इसके बाद 5 वर्षों तक जिस लैंड पर खेती नहीं होगी, दैट लैंड बिकम ए बैरन लैंड, यानी कि बंजर भूमि हम उसी को कहेंगे जहां लगातार 5 वर्षों तक खेती नहीं हो रही है। तो इस तरह से रियायती दरों पर कर लगता था और उस सामान्य दरों पर कर लगता था, भूमियों के कैटेगरी को किया गया। और इन्होंने जो गजे सिकंदरी पैमाना था उसको बदल कर, जिसमें कि आप देखोगे कि तनब का प्रयोग किया जाता और ये जरीब का प्रयोग शुरू किए, यानी कि बांस का वो बम्बू पूरा बना होता था और वो 39 यानी कि 41 अंगुल का होता था। 39 का गजे सिकंदरी होता था और 41 का अंगुल का होता था गजे इलाही पैमाना, जो भूमि पैमाना, इस भूमि मनाप का पैमाना था। और उसमें बांस में लोहे के छल्ले लगे होते थे जिसको जरीफ का नाम दिया गया। तो अकबर का एक बहुत बड़ा शोध रहा है, जिसके कारण आप देखो आर्थिक सत्ता इनकी जो है बहुत वृद्धि होने लगी और ग्रोथ आने लगा। इसके बाद आप देखोगे कि जो भूमियों के प्रकार होते थे, यानी कि लैंड का डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड होती थी। जैसे आप देखोगे एक खालसा भूमि, ये पहले से भी आप पढ़ते आए हो,
जिसको हम लोग कहते हैं कि जो बाद में आप दक्षिण भारत में देखोगे तो भंडारवाद भूमि है, जो केंद्र के नियंत्रण में होती थी, जो राजकीय भूमि होती थी, उसको हम लोग खालसा भूमि के नाम से जानते थे। ये अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज़्यादा इसका वृद्धि किया, सबसे ज़्यादा विस्तार किया। लेकिन आप मुगल काल में देखोगे तो इसमें पूरा, आप आगे चल के देखोगे तो बहुत बड़ा विस्तार होता है इसमें खालसा भूमि में। जब बीजापुर गोलकुंडा को लिया जाता तो उन्हें खालसा में बदल दिया जाता, और बाद में जब जागीरदारी संकट आता तो खालसा भूमि से भी। तो खालसा भूमि से जो राजस्व आ रहा वो डायरेक्ट जो है शाही खजाने में जा रहा, और उसका शाही घराने में यूज किया जा रहा, उसका अन्य पर्पज में उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा। इसके बाद आप देखो, एक भूमि होती थी जिसको हम लोग कहते थे जो है मददे मास, मदद ए मास होता था, मदद ए मास भूमि होती थी, जिसको हम लोग सयूरगल भी कहते थे, सयूरगल भूमि कहते थे। और इसमें आप देखोगे जैसे मिल्क है, मिल्क है, इदरार है, इदरार भूमि होती थी, वक्फ होता था, वक्फ भूमि होती थी। अब ये देखो आप, ये कर मुक्त भूमियाँ होती थी। मददे मास जैसे आर्थिक रूप से, यानी कि किसी को आपने धार्मिक रूप से मदद के रूप में दे दिया, पेंशन के रूप में दे दिया, यानी कि यहाँ से आप टैक्स नहीं लेते थे, इसको सयूरगल भूमि के रूप में जाना जाता था। अब जैसे एक भूमि होती थी जिसको एअम्मा के नाम से जानते थे, ये जो मुस्लिम विद्वान होते थे उनको जो है दे दी जाती थी, वह भूमि दी जाती थी। एक भूमि होती थी जिसको हम लोग वतन जागीर कहते थे, वतन जागीर कहते थे। एक भूमि होती थी जिसे हम लोग अल्तमगा जागीर कहते थे, अल्तमगा जागीर कहते थे। ये जो होती थी इसकी दो विशेषता थी। आप देखो, वतन जागीर कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं थी और वंशानुगत थी, ये वंशानुगत थी और नॉन ट्रांसफरेबल थी वतन जागीर। जिसको एक तरह से दिमाग में ये रखना है कि जो वतन जागीर है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, और नॉन ट्रांसफरेबल है, और ये जो है वंशानुगत भूमि। तो और अल्तमगा जो जागीर है ये जहांगीर के समय में शुरू हो रही और अंडर सील होती थी। लेकिन अल्तमगा जागीर भी किसके लिए होती थी? एक तरह से कह लीजिए कि जिनको दे दी गई तो वो नॉन ट्रांसफरेबल होती थी, ये भी दे दी जाती थी, जहांगीर के द्वारा स्पेशल ये शुरू की गई। तो इसका भी नेचर वतन जागीर की तरह होता था, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल होती थी और वंशानुगत हो जाती थी। तो ये दो स्पेशल केस आप देखोगे, एक तो सामान्य रूप से वतन जागीर, इसके बाद एक आप देखो, एक जागीर आती थी जिसको हम लोग कहते थे महाले पैबाकी, महाल ए पैबाकी। महाले पैबाकी जो भूमि होती थी, आप ध्यान से सुनना और इसको लिखते जाना, महाल ए पैबाकी। महाले पैबाकी जो भूमि होती थी, इसका मतलब क्या है कि यह जो भूमि होती थी इसको किसी से ले लिया गया है, लेकिन किसी को देने के लिए आरक्षित रखा गया है। यानी कि दिस वाज द रिजर्व्ड लैंड फॉर द अदर पर्सन, यानी कि किसी से ले लिया गया है लेकिन किसी को आवंटित करने के लिए आरक्षित भूमि, यानी कि आवंटन के लिए आरक्षित भूमि जो है महाले पैबाकी कहा जाता था। पैबाकी मतलब जिसका पेमेंट अभी बाकी है। इस तरह से दिमाग में लगा के आप इसको याद करना, क्योंकि बार बार ये आता है, यानी कि महाले पैबाकी जो है बार बार ये इस तरह से क्वेश्चन आता है कि महाले पैबाकी किस तरह की भूमि थी, या मदते मास किस तरह की भूमि थी, या खालसा किस तरह की भूमि थी। तो इस तरह से भूमियों का जो विभाजन किया गया, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो अप्रोचेज हैं, जो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो जब आता है तो वो इस तरह से आईएएस में पूछता है कि कौन सही है कौन गलत है, इनमें से कौन गलत है, असत्य कथन की पहचान करें। इस तरह से क्वेश्चन आपको उलझा देगा। अब हम लोग आते हैं मुगल काल में चित्रकला का विकास।
अब आप देखो सीरियसली, मुगल काल में जो चित्रकला का विकास है उसको अगर पढ़ना है तो चित्रकला के बारे में आप देखोगे, कभी भी आप कोई भी व्यवस्था 6 बादशाहों को देखो, आप 6 बादशाहों को देख के चलो आप कि कैसे कैसे आप इसको समझोगे पूरे सिस्टम को। तो पहले जो बादशाह हैं वो बाबर हैं, और बाबर के बाद आप देखोगे तो हुमायूं, हुमायूं के बाद आप देखोगे तो अकबर, अकबर के बाद आप देखोगे तो जहांगीर, और जहांगीर के बाद आपके आ जाएंगे आलमगीर या औरंगजेब, औरंगजेब। अब अगर सिस्टम का अध्ययन करना है कि अगर हम चित्रकला के विकास का अध्ययन करें, चित्रकला को आप देखोगे कि इस्लाम धर्म में जो है जीवित चित्र बनाना या इस तरह से आप देखोगे पशु पक्षियों का चित्र बनाना, ये सब निषेध था। पौराणिक चित्र बनाना और इस प्रकार के जो चित्र थे वो सारे चित्र जो है निषेध थे। और आपने देखा ही होगा कि सल्तनत में भी फिरोज शाह तुगलक ने चित्रों को मिटवा दिया था। और जैसे आप गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक को देखो आप, यानी कि खुले आम रूप से आप देखो कि दिल्ली सल्तनत में कहीं कोई इसको प्रशय नहीं दिया गया, बस केवल थोड़ा चित्रकला का एग्जाम्पल इल्तुतमिश का मिलता है। बाकी आप मुगल काल में जो चित्रकला विकसित हुई इसको हम लोग इंडो पर्सियन चित्रकला के नाम से जानते हैं। जो भारतीय ईरानी चित्रकला विकसित हुई उसका आप उल्लेख देखोगे कहीं ना कहीं तुजुकी बाबरी में देखने को मिलता है। यानी कि चित्रकला के जो विकास की शुरुआत होती है वो इस चित्रकला में इंटरेस्ट तो रहता है बाबर का। अगर आ जाए कि बाबर का इंटरेस्ट चित्रकला में किसकी रुचि रही है तो बाबर की चित्रकला में रुचि बेहद रही है। और इसने अपने तुजुके बाबरी में हुसैन बेकरा के दरबार में, यानी कि जो रहते थे बिहजाद, बिहजाद का उल्लेख किया है। और बिहजाद को पूर्व का राफेल कहते हैं। जैसे लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने मेडोना का चित्र बनाया, लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा, और राफेल ने मेडोना का चित्र बनाया था। तो मोनालिसा की जो चित्रकारी किया वेनिस इटली का चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, उसको आप देखो कि यानी कि जो मेडोना का चित्रकारी किए राफेल, उनसे तुलना की जाती है बिहजाद की, जो हुसैन बेकरा के दरबार में रहते थे। और एक शाह मुजफ्फर थे, 2 चित्रकारों के नाम मिलते हैं। और इसके बाद लेकिन मुगल काल में अगर चित्रकला की नींव डालने का श्रेय आ जाए, यानी कि हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ पेंटिंग इन मुगल इंडिया, तो आप नाम लगाओगे हुमायूं का। यानी कि हुमायूं अपने जब ईरान प्रवास में था तो अपनी अस्थायी राजधानी काबुल में चित्रकला की नींव डाला था। और वहाँ 2 चित्रकारों से इसकी मुलाकात होती है। एक ख्वाजा अब्दुल समद रहते हैं और एक रहते हैं मीर सैयद अली। तो ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली के देख रेख में आप देखोगे एक ऐसा चित्र बनता है जैसे चावल के एक दाने पर पूरी चौगान का मैदान बना दिया गया और दर्शकों के साथ। अब आप इमेजिन करो कि चावल के एक दाने पर चौगान का मैदान बना देना, ये कितना सिद्धहस्त सिद्ध करता है और कितनी प्रवीणता और कितनी कौशलता को दर्शाता है चित्रकला के क्षेत्र में, जो ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली ने प्रस्तुत किया। तो आप देखोगे कि ख्वाजा अगर चित्रकला की नींव डालने का श्रेय आ जाए तो हुमायूं को देना है। और इनको जो है, जो ख्वाजा अब्दुल समद, ख्वाजा अब्दुल समद जिनको जो है सीरी कलम की उपाधि मिलेगी, यानी कि कलम के धनी थे ये, तूलिका के धनी थे। और मीर सैयद अली, ये 2 नाम तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और मीर सैयद अली को जो है नादिर उल असर की उपाधि से विभूषित किया गया, यानी कि अपने समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। और ये तूलिका के धनी थे ख्वाजा अब्दुल समद। तो आप देखो कि ख्वाजा अब्दुल समद को अगर आप देखो तो ये तूलिका चलाने के धनी थे, इसलिए इनको जो है
आप देखो सिरी कलम की उपाधि से नवाजा गया, अकबर ने इनको सिरी कलम की उपाधि बाद में दिया और अकबर ने इन्हीं से चित्रकारी सीखी है। तो आप देखो कि ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली और अपने समय का अगर कोई सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है तो उसको असर की उपाधि मिलती थी। एक नादरुल जमा मिलती थी जो अबुल हसन को मिली आगे चलकर, वो अपने समय के अद्भुत चित्रकार थे और ये अपने समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। जैसे ख्वाजा मंसूर साहब, पशु पक्षियों के जो विशेषज्ञ थे ख्वाजा मंसूर साहब, उनको भी उपाधि मिली। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नादरुल असर की उपाधि से विभूषित हुए मीर सैयद अली और ये एक चावल के दाने पर चौगान का मैदान बना दिए दर्शकों के साथ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इसके बाद आप देखो कि इन्हीं के साथ यानी कि जब हुमायूं आता है भारत तो इन दोनों चित्रकारों को भारत ले आता है। और आप एक चीज़ और देखो कि जब भारत हुमायूं दोनों चित्रकारों को लेकर आता है तो हुमायूं के समय में एक बहुत बड़ा काम शुरू होता है जो हमजा नामा है, जो अमीर हमजा के रूप में एक चित्रकला बनाई जाती है, जो कि आप देखोगे ईरान के शाह अब्बास के जो है यानी कि जो पैगंबर साहब के यानी कि चाचा जी का चित्र रहता, पूरे खानदान का चित्र, यानी कि 375 चित्र उसमें रहते हैं और 100 चित्रकार मिलके उसको पूरा बनाते हैं और 15 वर्ष लगता है, तब हमजा नामा का चित्र तैयार होता है। और ये पहली बहुत बेहतरीन एक तरह से कह लीजिए कि ये चित्रशाला है हमजा नामा, जो इन्हीं के सर्वेक्षण में, अब्दुल समद के सर्वेक्षण में तैयार की गई और जो अकबर के समय में पूर्ण हुई। 15 वर्ष लगा इसको चित्रित करने में। तो कभी कभी आप देखोगे ग्रंथ चित्र आएगा, कभी कभी छवि चित्र आएगा। आप देखोगे तो यहाँ जो है जैसे ग्रंथ चित्र है और पट चित्र है या चित्रपट है और छवि चित्र है और भित्ति चित्र है, इसको भी समझना जरूरी है। एक बार चित्रपट आया या पट चित्र कह लो आप या चित्रपट कहो। चित्रपट क्या था? तो जैसे ग्रंथ चित्र अभी हमने कहा ना कि हमजा नामा, रज़्म नामा, बाबर नामा, हुमायूं नामा। रज़्म नामा को एक मील का पत्थर बताया जाता है रज़्म नामा के, यानी कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद था। जब किसी ग्रंथ को चित्र के माध्यम से दिखाया जाए तो वो ग्रंथ चित्र कहलाता था, यानी कि उसको कैसे किस रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चित्र के थ्रू पेंटिंग्स यानी कि थ्रू पिक्टोग्राफिकल्स, चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे आप सिंधु घाटी के सभ्यता की लिपि आप पढ़े होंगे, पिक्टोग्राफिकल है, जहां अल्फाबेट अक्षर किस माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, चित्र के माध्यम से। तो ग्रंथ चित्र होता था, फिर चित्रपट आया। ये चित्रपट कोई संगीत नहीं है, ये चित्रपट का मतलब होता है कैनवस पेंटिंग, यानी कि लिबास कपड़े पर बनाया गया चित्र। और आप देखो कि छवि चित्र, पोर्ट्रेचर, मिनिएचर, जैसे दौलत को देखो आप, छवि चित्रकारी का बहुत धनी था। गोवर्धन का भी चित्र बनाया, अबुल हसन का भी चित्र बनाया, बिशन दास का भी चित्र बनाया और दौलत ने खुद अपना भी चित्र बनाया। यानी कि छवि चित्रकारी का मतलब पोर्ट्रेचर, अपना खुद का चित्र बना दिया। और भित्ति चित्र का मतलब होता वॉल पेंटिंग, जैसे फतेहपुर सीकरी में आप जाके देखो। भित्ति चित्र का मतलब है कि दीवार की पेंटिंग की गई है, वॉल पेंटिंग की गई है। तो ये टर्मिनोलॉजी भी हमें ध्यान रखना है। उपाधियां भी कभी कभी आती हैं, सिर्री कलम, जर्री कलम, नादरुल अस्र, नादरुल जमा। जर्री कलम की उपाधि आप देखोगे तो हुसैन कश्मीरी को अकबर ने दिया, जो बहुत बेहतरीन लिखते थे। तो अगर कोई कलम का धनी है, अगर कोई लेखनी का धनी है, जैसे कायस्थ को हम लोग कहते थे ना कि ये लेखक वर्ग के रूप में पहले थे। जब गुप्त काल में अनुदान दिया जाता था तो उसके लिए क्या है कि लिपिक जाते थे, लेखक के रूप में जाते थे, वहां से कायस्थ का उद्भव होता है और बाद में कायस्थ एक जाति के रूप में उद्भव हो जाता है। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, ओशनम स्मृति। तो आप देखोगे कि गुड कैलीग्राफर, अगर कोई अच्छा लिखता है तो उसको जर्री कलम की उपाधि, और अगर कोई तूलिका का धनी है, पेंटिंग का धनी है तो उसको सिरी कलम की उपाधि, और अगर कोई अपने समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है तो उसे नादिर उल अस्र की उपाधि दिया जाता था।
और अगर अपने समय का कोई अद्भुत चित्रकार है तो उसे नादिर उल जमा की उपाधि दिया जाता था। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि मुगल काल में चित्रकला की नींव अगर आ जाए तो मुगल काल में चित्रकला की नींव डालने का श्रेय हुमायूं को दिया जाएगा, लेकिन उसका वास्तविक विकास किसके समय में होता है? अकबर के समय में होता है। और अकबर कहता भी था कि चित्रकार के पास, और अबुल फजल ने लिखा भी है कि अकबर उस व्यक्ति से घृणा करता था जो चित्रकारी से घृणा करता था। और अकबर ने लिखा भी है, अकबर ने लिखा है कि चित्रकार के पास चित्रकारी एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वो किसी चित्र में रंग, रूप, आकार, प्रकार, अंग प्रत्यंग सब पिरो सकता है, लेकिन क्या वो जान डाल सकता है? और जब जान डालने की बात आती है, जब उसको जीवित करने की बात आती है, तो अकबर खुदाए खौफ, यानी कि अकबर कहता है कि ऐसे समय में उसकी तुलिका रुक जाती है, उस चित्रकार की तुलिका रुक जाती है कि ये हमारा अधिकार नहीं। वही फिर वो ईश्वर को याद करता है, अल्लाह को याद करता है कि अब यहाँ से हमारा अधिकार खत्म हो रहा है, यानी कि चित्रकार को हम जीवित नहीं कर सकते। इतनी बड़ी परख थी, इतनी बड़ी पहचान थी अकबर की भी। तो ये कोटेशन कभी भी आए तो ये कोटेशन किसका है? अकबर का। और अकबर के समय में आप देखोगे तो 100+ चित्रकारों का नाम मिलता है, लेकिन अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का उल्लेख किया, जिसमें 13 चित्रकार तो हिंदू थे। और उसमें भी आप देखोगे दसावन बसावन का नाम बड़ा फेमस है। एक तो अब्दुल समद को आप ध्यान रखना, और एक दसावन और बसावन, ये जोड़ी बड़ी मशहूर रही है। और ख्वाजा अब्दुल समद को तो कभी नहीं भूलना है, जिनसे चित्रकारी सीखी थी अकबर ने, और जिनको शाही टकसाल का वो प्रभारी पदाधिकारी भी बना दिए थे, जो फतेहपुर सीकरी में शाही टकसाल थी उसका प्रभारी पदाधिकारी, और जिनको मुल्तान का दीवान भी बना के अकबर ने भेजा। तो बार बार क्वेश्चन आता है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जो दीवान का भी काम करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम करते थे, और मिंटिंग प्रेस के भी हेड थे। तो वो ख्वाजा अब्दुल समद ही थे, जिनके देख रेख में और हमजा नामा का चित्रकारी तैयार की गई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और दसावन और बसावन, ये दसों और बसों बड़े फेमस चित्रकार थे। और दसों को कहा जाता है ये कुंभार का बेटा था, कुंभकार का बेटा था, और ये अपने समय का एक अग्रणी चित्रकार था, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, यानी कि अस्त्र करके चित्रकार था। और चित्रकला के क्षेत्र में ये बिल्कुल शुद्ध बुद्धि भूल जाता था, और इतना ज़्यादा क्लाइमेक्स पे पहुंचा कि लास्ट में आप देखोगे कि 1580 के दशक में 83-84 के आसपास ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है और इसने आत्महत्या कर लिया। यानी कि दसावन ने चित्रकारी के क्षेत्र में इतना ज़्यादा क्लाइमेक्स पर पहुंचा, लास्ट में मानसिक रूप से फेल्योर कर गया और आत्महत्या कर गया। और बसावन को आप देखोगे तो ये बसावन जो है व्यंग्य चित्रकारी का धनी रहा, यानी कि कृषकाय, घोड़े पर बैठे हुए कृषकाय मजनू का चित्र रेगिस्तान में भटकता हुआ चित्र बना दिया गया। यानी कृषकाय घोड़े का मतलब क्या है कि कृषकाय माने लीन एंड थीन, बहुत ही बिल्कुल गिरने वाला, यानी कि मजनू के स्टाइल में। कृषकाय घोड़े पर कृषकाय मजनू बैठा हुआ है, यानी कि लीन एंड थीन, दुबला पतला है, यानी कि सटायरिकल पेंटिंग, यानी कि व्यंग्य चित्रकारी। जैसे आप देखे होंगे कि वो कार्टून वगैरह आता है, उस तरह का व्यंग्य चित्रकारी। और भटक रहा है कहाँ? रेगिस्तान में, और उसको भटकते हुए चित्र दिखाया गया। और वो पेंटिंग किसकी है? बसावन की पेंटिंग। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अकबर के समय में रियल फाउंडेशन, यानी कि रियल डेवलपमेंट होता है चित्रकारी का। लेकिन अगर चित्रकारी का क्लासिकल एज पूछा जाए, चित्रकारी का स्वर्ण काल पूछा जाए, तो वो कहीं ना कहीं जो है जहांगीर का ज़माना है। और जहांगीर को कहा जाता है कि उसके समय में ढेर सारे चित्रकार थे, जैसे ख्वाजा मंसूर साहब थे, अबुल हसन थे, बिशन दास थे। और आप देखोगे कि बिशन दास और मनोहर थे, दौलत थे, ढेर सारे चित्रकार।
और इसमें आप देखोगे ख्वाजा मंसूर को असर की उपाधि दी गई, यानी कि अपने समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार नादरुल असर, और पशु पक्षियों और चित्रकारी के क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञ थे। और इनको कहा गया कि वो बंगाल का अनोखा पुष्प और साइबेरियन सारस, साइबेरिया का बिरला सारस बनाने वाले और बंगाल को अनोखा पुष्प बनाने वाले जो चित्रकार थे वो ख्वाजा मंसूर साहब थे। यानी ख्वाजा मंसूर साहब को नादरुल असर की उपाधि दी गई, और ये पशु पक्षियों और चित्रकारी में जो है वनस्पतियों के चित्रकारी में सिद्धहस्त हुआ करते थे। और उसी तरह से आप देखोगे अबुल हसन साहब को नादरुल जमा की उपाधि से विभूषित किया गया, यानी कि नादरुल जमा की उपाधि दी गई इनको, और ये अपने समय के अद्भुत चित्रकार थे। और इन्होंने कहा जाता है कि इनके दोनों के ज्वाइंट चित्र बने हैं जो लाइब्रेरी में, वहाँ लंदन के लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, और वहाँ पर यानी कि चिनार के वृक्ष पर गिलहरियों का जो चित्र बना है वो कभी कभी आ जाता है फोटोग्राफ। तो वो जो चित्र है इन दोनों लोगों के संयुक्त प्रयासों से बना है कि एक चिनार के पेड़ पर सैकड़ों गिलहरियों को दिखाया गया, गिलहरी का मतलब स्क्वेरल्स को दिखाया गया। तो ये बहुत बड़ा एक चित्र था। और इनका एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है कि जो जहांगीर की आत्मकथा है, यानी कि तुजुके जहांगीरी, उसके मुख भाग पर, मुख पृष्ठ पर जो सिंहासनारोहण का दृश्य बनाया गया सलीम का या जहांगीर का, उसको जो बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अबुल हसन को दिया जाता है। तो यानी कि जहांगीर के मुख पृष्ठ पर, जहांगीर के आत्मकथा तुजुके जहांगीरी के मुख पृष्ठ का चित्रांकन करने वाला चित्रकार कौन था? तो वो अबुल हसन था। बार बार वो पेंटिंग पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता। और बिशन दास को आप देखोगे तो ये खाने आलम के साथ, अब बिशन दास दूत का भी काम करते थे। ईरान के शाह के दरबार में गए और उनके पूरे खानदान का चित्र बना के ले आए, यानी कि रिपोर्टर का भी काम करते थे और प्लस चित्रकारी का भी काम करते थे। और उसी तरह से आप मनोहर दौलत को आप देखोगे तो ये अपने साथियों का भी चित्र बनाए और साथ ही साथ अपना भी चित्र बनाए। ये पानी में देखकर अपना चित्र बना लेते थे। यानी कि छवि चित्रकारी के दुनिया में अगर देखा जाए तो दौलत का कोई सानी नहीं था। तो चित्रकला का अगर स्वर्णिम क्लाइमेक्स देखना है तो जहांगीर का समय है, यानी कि जो है एक तरह से कह लीजिए उसको क्लासिकल एज कहते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर एक ही वृक्ष की विभिन्न डालियों को विभिन्न चित्रकारों ने संवारा है तो जहांगीर ये देख कर बता देगा कि रूप रंग आकार प्रकार, यानी कि किस टहली को, किस डाली को किस चित्रकार ने पिरोया है। तो कुशल पारखी के रूप में निगाहें थी किसकी? जहांगीर की थी। तो जहांगीर का क्लाइमेक्स था। इसके बाद शाहजहां के समय में आप देखोगे तो फ़कीरुल्लाह वगैरह थे और मीर हासिम करके थे। बहुत ज़्यादा चित्रकारी का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन बॉर्डर है, रेखांकन है और हेलोज वगैरह जैसे आभा मंडल वगैरह है, ये चित्र बनते हैं। यानी कि उसमें जो स्वाभाविकता थी वो खत्म हो गई। जो पहले स्वाभाविकता थी अब वो कृत्रिमता में बदल गई, आर्टिफिशियलिटी ज़्यादा आ गई, तड़क भड़क ज़्यादा आ गए, यानी कि बॉर्डर वगैरह रंगाई वगैरह ज़्यादा आ गई और उसमें आप देखोगे कि एक स्वाभाविकता खत्म हो जाती है। और आभा मंडल वगैरह बनाना और हेलोज बना देना पीछे, ये शाहजहां के समय में रहा, क्योंकि शाहजहां के समय में वास्तुकला का स्वर्ण काल था। इसके बाद आता औरंगजेब का ज़माना। औरंगजेब को आप जानते ही हो कि जो चित्रकारी वगैरह था, सिकंदरा में आप देखो अकबर के जो मकबरे में चित्र था सबको पुतवा डाला, चूना लगवा डाला औरंगजेब ने। और इसके बाद आप देखो चित्रकारी को प्रतिबंधित कर दिया, जिसके कारण चित्रकार दरबार छोड़कर भाग गए। अब जब दरबार छोड़कर भाग गए तो जाहिर सी बात है कि मुगल काल की चित्रकारी कैसी थी? वो 3 डायमेंशनल भी थी, अभिजात वर्गीय भी थी। लेकिन आप देखो कि जैसे ही चित्रकार दरबार छोड़कर भागे और राजकीय संरक्षण उनको मिलना बंद हो गया तो आम बोलचाल के आप देखो आम चित्र बनने लगे। और ऐसे ही समय में रीजनल पेंटिंग का विकास हुआ, जैसे कोटा शैली है, बूंदी शैली है और किशनगढ़ शैली है, बासोली शैली है, जिसमें आप देखोगे एक चित्रकार हैं बड़े फेमस हैं किशनगढ़ शैली में, बनी ठनी का चित्र उन्होंने बनाया है। यानी कि सामंत सिंह के समय में है, राजा सामंत सिंह के समय में निहाल चंद्र एक चित्रकार है।
आईएएस में क्वेश्चन भी आया कि बनी ठनी किसकी पेंटिंग है, किस आर्ट ऑफ पेंटिंग का प्रतीक है। तो बनी ठनी जो है वो निहाल चंद्र का चित्र है और ये किशनगढ़ शैली में ढली। उसी तरह कश्मीरी शैली है, बूंदी शैली है, कोटा शैली है। कोटा शैली में आप देखोगे कि एक उम्मेद सिंह थे, उनके समय में कला का विकास होता है। राधा कृष्ण की खूब जो है चित्रकारी होती है। इसी तरह कांगड़ा शैली है, कांगड़ा शैली में संसार चंद्र हैं, उनके द्वारा बनाए गए खूब चित्र मिलते हैं। तो आप देखो कि रीजनल जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसका विकास होता है। तो औरंगजेब के प्रतिबंध लगाने से आप देखो कि दरबार छोड़कर विभिन्न जगह चित्रकारी चली जाती है, जिसमें कश्मीरी शैली है, जयपुरिया शैली है, बीकानेरी शैली है, गढ़वाली शैली है, बासोली शैली है। ढेर सारी शैलियों का विकास होता है, जिसमें एक किशनगढ़ शैली है जिसको पढ़ना है, और उसमें निहाल चंद्र के द्वारा एक विश्व की बड़ी बेशकीमती चित्र बनाया गया जिसको बनी ठनी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग अगर देखें तो चित्रकला के बाद हम लोग एक अध्ययन करेंगे भाषा साहित्य, क्योंकि बीच बीच में हमने बताया भी था, फोकस भी किया था, लेकिन जो भाषा साहित्य का सेक्शन है उसको अगर हम लोग देखें कि किस समय में कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो ये बाबर के बारे में आप बिल्कुल क्लियर हो। बाबर के बारे में हमने बताया भी था कि जो तुर्की पद्य में जो है दीवान के नाम से कविताओं का संग्रह किया करते थे, मुबाय्यान के नाम से जो है अभी एक शैली का विकास हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि बाबर के समय में जो इनकी आत्मकथा लिखी गई तुजुक ए बाबरी, यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है बाबर के समय की वो तुजुक ए बाबरी है, जो कि ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, और तुर्की भाषा में मूल रूप से लिखी गई, जो इनकी मदर टंग हुआ करती थी। और इसका अनुवाद आप देखोगे बाबर के ही समय में जो है जैतुद्दीन के द्वारा कराया गया, और फिर आप आगे बढ़ के देखोगे तो जैना खां, पाइंदा खां के द्वारा इसका अनुवाद कराया जाता है। फिर अकबर के समय में इसका अनुवाद आप देखोगे तो अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा कराया जाता है, यानी कि अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा इसका पर्शियन ट्रांसलेशन बाबर नामा के नाम से कराया गया। लेकिन अगर ओरिजिनल ऑटोबायोग्राफी आ जाए बाबर की तो उसको जो है तुजुकी बाबरी ही लगाना, तुर्की में लिखी गई। और इस ओरिजिनल बुक से यानी कि ऑटोबायोग्राफी से, तुजुकी बाबरी से, यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो जो अनुवाद किया मिसेस बेवरेज ने 1905 में जो अनुवाद किया मेमोयर साहब बाबर के नाम से, वो मूल रूप से तुर्की से ही अनुवाद हुआ। लेकिन आप देखोगे बाबर नामा जो फारसी में ट्रांसलेटेड है, उससे अगर अंग्रेजी में अनुवाद अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन, तो अर्स्किन और लिडेन ने किया था, जो 1826 के आसपास जो है अर्स्किन और लिडेन के द्वारा वो फारसी में अनुवाद जो किया गया था उसका अनुवाद। तो इस तरह से बाबर के समय में आप देखोगे तो एक तरह से भाषा साहित्य के क्षेत्र में विकास होगा, क्योंकि बाबर खुद जो है फारसी और तुर्की भाषा का विद्वान था। इसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि जो है हुमायूं का समय। अब हुमायूं के समय में आप देखोगे तो समय अभाव के कारण, या कह लीजिए कि निर्वासन में रहने के कारण, बहुत ज़्यादा कोई भाषा साहित्य का विकास नहीं हो पाता, कला वास्तुकला का विकास नहीं हो पाता। लेकिन हुमायूं की चचेरी एक बहन है जो एक तरह से कह लीजिए कि हिंदाल की सगी बहन है, गुलबदन बेगम, जो पोएटिक नेचर की थी। और गुलबदन बेगम ने लिखा है जो है हुमायूं नामा, और गुलबदन बेगम के द्वारा जो हुमायूं नामा लिखा गया है उसमें बाबर के लास्ट समय का वर्णन है और हुमायूं के फर्स्ट समय का वर्णन है। और उसी में कहा गया है कि इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दिया और बाबर को असर किया और बाबर मर गया 26 यानी कि 1530 ईस्वी में। तो ये गुलबदन बेगम का पोएटिक नेचर था। एक आप दानियाल को देखोगे पोएटिक नेचर था, एक जेबू निसा का पोएटिक नेचर था, एक जहान आरा का पोएटिक नेचर था। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि जो लिटरेचर का धनी है, जो लिटरेचर के बारे में वेल वर्स्ड है, पोएटिक नेचर का जो है, जो हुमायूं नामा की रचना किया गुलबदन बेगम ने। और उसके बाद आप देखोगे इनके समय में एक खोंदमीर थे।
खोंदमीर के द्वारा आप देखोगे, खोंदमीर इनके दरबार में रहा करते थे और हुमायूं के, और खोंदमीर के हुमायूं ने एक अमीर अखबार की उपाधि दिया था। अमीर अखबार की उपाधि से विभूषित किया था। और इन्होंने लिखा था क्या? कानून ए हुमायूनी नामक ग्रंथ। कानून ए हुमायूनी नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था, जिसमें जो है खुदा का साया और एक तरह से जनता का संरक्षक, जनता का रक्षक, खुदा का साया के रूप में और सिकंदर के तरह जो है इनका जो है विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो खोंदमीर का अगर पूरे हुमायूं का पूरा जानकारी प्राप्त करना है तो खोंदमीर ने एक ग्रंथ लिखा है कानून हुमायूनी, जिनको हुमायूं क्या कहता है? अमीर अखबार की उपाधि देता है। और ये भी टाइटल पूछा गया परीक्षा में। तो इस तरह से ध्यान रखना। और सभी ग्रंथ ये याद रखना है कि फारसी में है, एक्सेप्ट तुजुके बाबरी, क्योंकि पर्शियन बिकेम एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन दिल्ली सल्तनत एज वेल एज मुगल इंडिया। और 1835 तक आप देखोगे कि फारसी ही राजभाषा रहेगी। तो और इसके बाद आप देखोगे कि समय आता है जहांगीर का। और जहांगीर के समय में आप देखते हो कि जहांगीर के समय में फारसी भाषा में जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तैयार किया, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी जो है वो फारसी भाषा में लिखी गई, जिसको प्रारंभ और पूरा कराने का श्रेय मोहम्मद हादी को दिया जाता है। यानी कि आप देखो, एक ऐसी कथा, यानी कि एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी जो 3 लोगों ने मिलकर तैयार किया। यानी कि इसका प्रारंभ किसने कराया? मोहम्मद हादी। और इसका लास्ट भी किसने कराया? मोहम्मद हादी। लेकिन बीच में इसमें 2 वर्षों का, यानी कि 17वें वर्ष से लेकर 19वें वर्ष का इतिहास, क्योंकि हुमायूं जो है वो तो अपना नशे में था, शराब शोरबा चाहिए उसको। जब हुमायूं का निकाह होता है नूरजहां के साथ 1611 के बाद, तो फिर नूरजहां का प्रभाव दिखाई देता है, सिक्कों पर आने लगा हुमायूं। तो आप देखो कि ऐसी स्थिति में मोहम्मद हादी ने उसको पूरा कराया। और बीच में जब अस्वस्थ हो जाता है तो मोतमिद खां के द्वारा इसमें 2 वर्षों का इतिहास जोड़ा जाता है। यानी कि 17वें वर्ष से लेकर 19वें वर्ष का इतिहास इसमें लिखता है कौन? मोतमिद खां। तो अगर आ जाए कभी भी क्वेश्चन, और बार बार क्वेश्चन इस तरह का आता है कि जहांगीर की जो आत्मकथा तुजुके जहांगीरी, उसको किसने पूरा कराया, किसने प्रारंभ कराया, या किसके द्वारा लिखी गई? तो मोतमिद खां भी हैं, मोहम्मद हादी भी हैं, और प्लस जो है जहांगीर है ही। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक फतुहाते फिरोज शाही के नाम से फारसी में आत्मकथा लिखी गई दिल्ली सल्तनत में। 3 आत्मकथाएं लिखी गई। एक तुर्की में लिखी गई तुजुके बाबरी के नाम से, तुजुके बाबरी, बाबर के नाम से, बाबर के द्वारा, और एक तुजुके जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा, और एक फतुहाते फिरोज शाह के द्वारा फारसी में लिखी गई। और तुजुके जहांगीरी भी फारसी में लिखी गई, लेकिन तुजुके बाबरी जो है वो बाबर के द्वारा तुर्की में लिखी गई। इसके बाद हम लोग आते हैं जो रियल डेवलपमेंट होता है। यानी कि आप देखोगे एक बीच में सेकेंड अफगान डायनेस्टी है, शेर शाह सूरी, और इनके कोर्ट हिस्टोरियन रहते हैं अब्बास खां शेरवानी। तो अब्बास खां शेरवानी के द्वारा तारीख़ शेरशाही नामक ग्रंथ की रचना की गई। और तारीख़ शेरशाही नामक ग्रंथ में अब्बास खां शेरवानी ने पूरा डिटेल स्टडी किया है, डेटेड रिकॉर्ड है शेर शाह सूरी का। और इसी को कहते हैं तोहफ़ाए अकबर शाही, यानी कि अकबर के लिए एक तोहफ़ा था। तोहफ़ाए अकबर शाही के नाम से भी इसको जानते हैं, जो अब्बास खां शेरवानी के द्वारा लिखा गया। इसके बाद आप देखोगे कि जब सम्राट अकबर का समय आता है तो रियल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और इन्होंने क्या किया कि पहली बार पहला बादशाह जो हिंदी और संस्कृत को संरक्षण देता है, सम्राट अकबर। यानी हिंदी और संस्कृत को संरक्षण देने वाला पहला मुगल बादशाह आ जाए तो सम्राट अकबर को लगाना। और इन्होंने क्या किया, उपलब्ध ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए फैजी के नेतृत्व में ट्रांसलेशन विभाग की स्थापना कर दिया।
यानी कि फैजी के नेतृत्व में अनुवाद विभाग की स्थापना सर्वप्रथम अकबर के समय में होती है और जितने ग्रंथ उपलब्ध रहते हैं सबका ट्रांसलेशन होता है। उसी में आप देखोगे तुजुके बाबरी का अनुवाद होता है अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा बाबरनामा के नाम से, और एक अबुल फजल के द्वारा अनुवाद होता है पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल के द्वारा होता है अनवारे सुहेली के नाम से। यानी कि अबुल फजल के द्वारा आप देखोगे अबुल फजल के द्वारा पंचतंत्र का, जो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, जो दुनिया में आप देखो तो बाइबल के बाद सबसे सेकंड लोकप्रिय पुस्तक है पंचतंत्र विष्णु शर्मा, और इसका जो अनुवाद होता है फारसी में उसको अनवार ए सुहेली के नाम से जानते हैं। अनवार ए सुहेली के नाम से इसका अनुवाद होता है, जबकि इसका अनुवाद आप पढ़े थे कलीलाबाद दिमना के नाम से होता है अरबी में। जब अरब आक्रमण हो रहा था उस समय पूर्व मध्यकाल में हम लोग पढ़े थे, तो कलीलाबाद दिमना आ जाए तो इसका अरबिक ट्रांसलेशन है, लेकिन अनवार सुहेली आ जाए तो इसका पर्शियन ट्रांसलेशन है। इसी तरह आप देखोगे अब्दुल कादिर बदायूनी, जो बदायूनी ने लिखा है मुंतखाबुल तवारीख करके, जो अकबर के बारे में एक ग्रंथ लिखा, बहुत बड़ा ग्रंथ मुंतखाबुल तवारीख करके लिखा है, जो बाद में प्रकाशित हुआ क्योंकि आलोचना किया सुलह कुल वगैरह की, और उसने लिखा है कि अकबर महान नहीं था, तो वो आलोचना परक ग्रंथ है, इसलिए अकबर के मरने के बाद वो प्रकाशित हुआ था। तो वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा, ये जो है ये ट्रांसलेशन किया, और अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण महाभारत और सिंहासन बत्तीसी, जो 12 मासा के लेखक हैं सुंदर दास, उनकी रचना सिंहासन बत्तीसी, इसका फारसी अनुवाद कराया गया, जिसमें महाभारत का अनुवाद क्या रखा गया, नाम रज़्मनामा, और इसका ग्रंथ चित्र भी उपलब्ध है जिसको मील का पत्थर भी कहते हैं, रज़्मनामा। और रज़्मनामा जो है कि इसका ट्रांसलेशन है पर्शियन ट्रांसलेशन है और महाभारत का, और ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखोगे कि बहुत ढेर सारे अनुवाद होते हैं, जैसे टोडरमल के द्वारा अनुवाद होता है। इसके बाद आप देखोगे इनके कोर्ट जो हिस्टोरियन है, यानी कि फैजी के नेतृत्व में अनुवाद विभाग की स्थापना होती है, और फैजी के नेतृत्व में जो अनुवाद विभाग की स्थापना होती है तो फैजी को राजकवि का दर्जा दिया जाता है। यानी कि शेख मुबारक के छोटे भाई अबुल फजल और उनके बेटे जो है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए शेख मुबारक के बेटे फैजी और अबुल फजल। तो आप अबुल फजल और फैजी की स्थिति देखो अकबर के संदर्भ में, तो अकबर के समय में आप देखोगे कोर्ट हिस्टोरियन के रूप में अबुल फजल रहते हैं। तो अबुल फजल को देखा जाए, अभी चलने दो आप, अभी पढ़ाएंगे थोड़ा। तो अबुल फजल को जो है, अबुल फजल को अगर देखा जाए कोर्ट हिस्टोरियन है, और अबुल फजल के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया अकबरनामा, और अकबरनामा आप जो ग्रंथ है उसको आप देखोगे कि अकबरनामा बेसिकली जो है 3 भागों में विभाजित है। अकबरनामा अगर देखा जाए तो ये जो पहला इसका भाग है वो आप प्रारंभ से देखोगे तो हुमायूं तक है, और हुमायूं से फिर 1556 से लेकर 1602 तक है, और फिर इसका जो तीसरा पार्ट है वही आईने अकबरी है। यानी कि जो अकबरनामा का तीसरा पार्ट है वो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, और वही जो है उसी में शासन प्रशासन और नीतियों का पूरा वर्णन है। और आईने अकबरी भी आप देखोगे तो मुख्य रूप से ये 5 भागों में बटेगा, और आईने अकबरी की तुलना जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई, और इसी आईने अकबरी के 5वें भाग में अबुल फजल की आत्मकथा भी है। पहले भाग में आप देखोगे तो एक तरह से इनका दिनचर्या वगैरह है या दीन इलाही वगैरह है, दूसरे भाग में सैन्य वगैरह न्याय प्रशासन है, तीसरे भाग में आप देखोगे तो जैसे राजस्व प्रशासन है, और उसके बाद आप देखोगे तो जैसे सूफी संतों की बातें हैं, और लास्ट में जो है इनकी कहावतें हैं अकबर की और अबुल फजल की आत्मकथा। तो वो खुद में 5 भागों में बटा है, और वो क्वेश्चन आता है कि 1590 से लेकर 1596 के मध्य वो ग्रंथ पूरा किया गया, 7 वर्ष लगे उसको पूरा करने में, ये भी क्वेश्चन आया।
तो आईने अकबरी और अबुल अकबरनामा दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं, लेकिन अकबरनामा का ही एक पार्ट है आईने अकबरी जो स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी जाना जा रहा, लेकिन वो तीसरा पार्ट है उसका। और उसी में आप देखोगे कि वो सूफी सिलसिलों का उल्लेख और सबका उल्लेख मिलता है। इसी तरह से अकबर के समय में आप देखोगे तो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा मुंतखाबुल तवारीख के नाम से वो ग्रंथ लिखा गया जो आलोचना परक ग्रंथ था, और वो बाद में उसको प्रकाशित किया गया। और एक अकबरनामा फैज़ी ने भी लिखा था जो अलहदाद सरहिंदी फैज़ी के द्वारा लिखा गया, वो भी अकबरनामा बहुत फेमस है। तो इस प्रकार से आप देखोगे अकबर के समय में काफ़ी लिटरेचर और जो है इसमें आर्ट और लिटरेचर में काफ़ी वृद्धि होती है। इसके बाद आप देखोगे कि अकबर के बाद जहांगीर का समय, जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और उसको पूरा कराया था लोगों ने। इसके बाद आप देखोगे शाहजहां के समय में, शाहजहां के समय में एक इनके जो है कलीम करके रहते हैं, साकी नामा के लेखक हैं कलीम। इनको जो है एक तरह से कह लीजिए कि राज कवि की उपाधि दी जाती है। साकी नामा के लेखक हैं अबू तलीम कलीम, और ये राज कवि हैं, और जगन्नाथ पंडित को भी राज कवि की उपाधि दी जाती है, जो एक तरह से कह लीजिए कि गंगा लहरी के लेखक हैं, और जगन्नाथ पंडित उनको भी राज कवि दी जाती है। लेकिन दोनों अगर आ जाएंगे तो अबू तालीम कलीम को लगाना है। और इन्हीं के समय में एक ग्रंथ लिखा गया जिसको नाम दिया गया पादशाह नामा, और ये पादशाह नामा आप देखोगे तो 10 वर्ष का इतिहास है, 3 लोगों ने मिलकर लिखा है, जिसमें प्रारंभिक 10 वर्ष का इतिहास आप देखोगे तो कज़वीनी ने लिखा है। फिर मिडिल जो है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया, अब्दुल हमीद लाहौरी, यही ओरिजिनल पादशाह नामा इसको जाना जाता है। बीच वाला जो यानी कि 10 वर्ष इन्होंने लिखा, 10 वर्ष इन्होंने लिखा, और 10 वर्ष जो है मोहम्मद वारिस ने लिखा, मोहम्मद वारिस के द्वारा लिखा गया। यानी कि पादशाह नामा किसके जो है उपलब्धियों का वर्णन करता है, शाहजहां के उपलब्धियों का वर्णन करता है, और 3 विद्वानों के द्वारा लिखा गया। जो प्रारंभिक 10 वर्षों का इतिहास है वो कज़वीनी साहब ने लिखा, और जो बीच के 10 वर्षों का इतिहास है अब्दुल हमीद लाहौरी साहब ने लिखा, और जो लास्ट यानी कि 10 वर्षों का इतिहास है मोहम्मद वारिस साहब ने लिखा। तो इस तरह से आप देखोगे। इसी तरह इनायत खां के द्वारा लिखा गया शाहजहां नामा करके एक ग्रंथ, शाहजहां नामा करके एक ग्रंथ है, उसको लिखा गया जिसमें 30 वर्षों का इतिहास है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि पादशाह नामा कभी भी आ जाए कि किसके बारे में वर्णन करता है, तो ये जो है खुर्रम के बारे में या शाहजहां के बारे में वर्णन करता है। इसके बाद आप देखोगे बादशाह औरंगजेब ने क्या किया, इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया। और लेकिन इनका जो 10 वर्षों का इतिहास है, इनके दरबारी इतिहासकार हैं मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा आलमगीर नामा नामक ग्रंथ की रचना की गई, और आलमगीर नामा नामक ग्रंथ ही इनका जो है पहली 10 वर्षों का इतिहास है, प्रारंभिक 10 वर्षों का वर्णन करता है। इसके बाद आप देखोगे एक ग्रंथ है सकी मुस्तैद खां के द्वारा लिखा जाता है, और सकी मुस्तैद खां के द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है सकी मुस्तैद खां, और सकी मुस्तैद खां के द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है जिसको मासिर आलमगीरी के नाम से ये ग्रंथ लिखा जाता है, जिसे सर जदूनाथ सरकार ने मुगल काल का गजेटियर पुकारा, यानी कि गजेट ऑफ मुगल इंडिया, मुगल काल के गजेटियर के नाम से संबोधित किया। इसमें ट्रांसफ़र हैं, तबादले हैं, वेतन भत्ते हैं, तो मुगल काल के गजेटियर के नाम से सब संबोधित किया गया। सकी मुस्तैद खां के द्वारा लिखा गया मासिर आलमगीरी के नाम से। इसी तरह से अरबी विद्वानों के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया फतवाए आलमगीरी के नाम से एक ग्रंथ लिखा गया, जो 1000 वर्ष पूरे होने पर और एक सबसे बड़ा लॉ डाइजेस्ट तैयार किया गया। अरबी विद्वानों के मदद से ये ग्रंथ पूरा तैयार किया गया, और ये सबसे बड़ा इस्लाम धर्म की संहिता पूरा बनाई गई कानून की संहिता है, जिसको फतवाए आलमगीरी के नाम से जानते हैं।
तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो औरंगजेब के समय में भी इतिहास लेखन के क्षेत्र में बहुत ढेर सारी प्रगति हुई और सबसे ज़्यादा इतिहास लेखन हुआ, सबसे ज़्यादा संगीत पर पुस्तकें लिखी गई, सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे, लेकिन लिखी गई, प्रकाशित नहीं हुई। उसी में एक ग्रंथ लिखा गया मुंतखाबुल लुबाब, यानी कि खफी खां के द्वारा एक ग्रंथ लिख दिया गया जिसका नाम पड़ा मुंतख्वाब उल लुबाब। मुंतखाब उल लुबाब करके खफी खां के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि रंगीला के समय तक का वर्णन करता। यानी कि मुंतखाबुल लुबाब खफी खां के द्वारा एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार किया गया, जो एक तरह से कह लीजिए कि इनका जो है वर्णन करता। तो ढेर सारे इतिहास लेखन आप देखोगे औरंगजेब के इस समय में छुपे तौर पर होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पूरा डिटेल इसका अध्ययन कर लिया, और इसके बाद आप देखोगे तो थोड़ा सा हम लोग अगर समय देंगे तो कला, वास्तुकला के क्षेत्र में थोड़ा सा उसको जो है वर्णन कर लेंगे हम लोग। 10 मिनट, कितना समय हुआ? अच्छा, तो कल उसको कर दे। चलिए फिर यहाँ पर अब चूंकि समय समाप्त हो गया तो एक टॉपिक थोड़ा सा बचा है, कला वास्तुकला को कल करने के बाद फिर हम लोग मॉडर्न इंडिया में प्रवेश कर जाएंगे। और बड़े मज़े की बात है कि आप लोग सीरियसली पूरा मॉडर्न इंडिया को आप लोग देखना बढ़िया से, और बहुत अच्छी तरह हम लोग मॉडर्न इंडिया को लेके चलेंगे, क्योंकि मेडिवल इंडिया को आपने बहुत अच्छी तरह से देखा। और इस तरह से हम लोग आज यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।